अब आइए सीधे आपको ले चलते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आपको सुनाते हैं। में काम करते हैं, उनको अपने इस त्योहार को मनाने के लिए दिल्ली छोड़ना ना पड़े। हमारे पूर्वांचली भाई बहन भी दिल्ली का अभिन्न हिस्सा हैं, दिल्ली उनका भी घर है। और इसी परंपरा को आगे ले जाते हुए इस साल भी छठ के महापर्व का बहुत भव्य आयोजन दिल्ली में हो रहा है। जैसा आप सबको पता है, 7 तारीख को जिस दिन शाम को सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाया जाएगा, 7 तारीख को दिल्ली सरकार ने इस साल छुट्टी की घोषणा करी है और उसका नोटिफिकेशन आज या कल में निकल जाएगा। इसके अलावा पूरी दिल्ली में 1000 से ज़्यादा छठ घाट बनाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार द्वारा, जहाँ पे छठ पूजा 7 तारीख की रात को और 8 तारीख की सुबह कराई जाएगी। इतने भव्य स्तर पे जो छठ पूजा हो रही है, इसकी शुरुआत पिछले 10 सालों में हुई है। 2014 में अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले पूरी दिल्ली में सिर्फ 60 छठ के घाट होते थे जहाँ पे छठ पूजा होती थी। लेकिन आज 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में 1000 छठ घाट दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। इन छठ घाटों पर आयोजन दिल्ली सरकार द्वारा होता है। आर्टिफिशियल घाट इरिगेशन फ्लड कंट्रोल विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाए जाते हैं। वहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड पानी का इंतज़ाम करती है। मेडिकल सुविधा भी दी जाती है। जो बड़े छठ घाट हैं वहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा डॉक्टर्स, नर्सेज को डिप्लॉय किया जाता है। इन छठ घाटों पर दिल्ली के राजस्व विभाग द्वारा पूरा टेंट, लाइट, साउंड का अरेंजमेंट होता है। जो भी बड़े छठ घाट हैं वहाँ पर मैथिली भोजपुरी अकादमी के माध्यम से कल्चरल प्रोग्राम्स का आयोजन करवाया जाता है। तो दिल्ली में कहीं पर भी अगर हमारे पूर्वांचली भाई बहन रहते हैं, उनको अपने घर से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा छठ पूजा करने के लिए, सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाने के लिए और अपने त्यौहार को मनाने के लिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली सरकार के इस आयोजन की वजह से आज छठ का त्यौहार सिर्फ हमारे पूर्वांचली भाइयों बहनों का त्यौहार नहीं है, सभी दिल्ली वासियों का त्यौहार है और सभी दिल्ली वासी इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। थैंक यू। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को आपने सुना। छठ महापर्व को लेकर दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है, इसी के बारे में जानकारी वो साझा कर रही थी। छठ का भव्य आयोजन किया जाएगा। 7 नवंबर को छठ पर्व का अवकाश रहेगा। ये सीएम आतिशी को आपने सुना, उन्होंने जानकारी साझा की। 1000 घाट बनाए गए हैं दिल्ली में छठ को लेकर, इसके बारे में भी जानकारी उन्होंने दी है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि भव्य तरीके से छठ का जो महापर्व है वो मनाया जाएगा। 7 नवंबर को छठ महापर्व का अवकाश रहेगा दिल्ली में। झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सामने आ गया है, उसके बारे में आपको जानकारी विस्तार से हम देंगे। देखिए, इससे पहले बीजेपी का घोषणा पत्र आया और अब कांग्रेस पार्टी को लेकर के जानकारी आ रही है। झारखंड चुनाव के लिए आज कांग्रेस का घोषणा पत्र रांची में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसको जारी करेंगे। महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने की कोशिश होगी, उसमें ऐलान किया जा सकता है, कहा जा रहा है। लेकिन झारखंड चुनाव के लिए आज कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आने वाला है। रांची में इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जारी करेंगे और कहा यह जा रहा है कि महिलाओं को लेकर उसमें 2500 रुपए प्रति माह उनको देने का ऐलान किया जा सकता है। इससे पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसमें तमाम बड़ी बातें किस तरीके से महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर। अब कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने समेत तमाम बड़ी बातों का जिक्र होगा, बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। ज्ञानेंद्र कुमार मेरे साथ इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, रांची में मल्लिकार्जुन खड़गे जारी करेंगे कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र, क्या कुछ हो सकता है, किन पर फोकस ये पूरा घोषणा पत्र रह सकता है कांग्रेस पार्टी का?
बिल्कुल, शाम 5 बजे रांची में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पार्टी का घोषणा पत्र झारखंड चुनाव को लेकर जारी करने वाले हैं। 5 सालों से वहां पर जेएमएम के साथ कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में कोई बहुत ज्यादा लुभावने वादे तो इस घोषणा पत्र में नहीं होने वाले हैं, लेकिन बड़ी बातें ये हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने का वादा खड़गे करेंगे। हालांकि ये ऐलान पहले से हेमंत सोरेन कर चुके हैं, ये कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में भी जारी करेगी। गरीब परिवारों को 250 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा, खेती के लिए मुफ्त बिजली का वादा, इसके अलावा धान खरीद जो है वो 3200 रुपए प्रति क्विंटल, ये बड़ी बातें हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। इसके अलावा जाति जनगणना का वादा जो है वो कांग्रेस करने वाली है, और क्रीमी लेयर जो है उसकी लिमिट 10 लाख की जाएगी। ये बड़ी बातें हैं, 20 बड़े बिंदु रहने वाले हैं। तो आज शाम को जो घोषणा पत्र राज्य में जारी होगा कांग्रेस का, और खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसको रिलीज करेंगे। तो अहम है काफी, चूंकि कांग्रेस के सामने चुनौती है कि एक बार फिर से जेएमएम और कांग्रेस की सरकार जो है झारखंड में वापसी करे, और इसके लिए लुभावने वादों के साथ कांग्रेस जा रही है। हालांकि जो ज्यादातर बड़े वादे हैं वो पहले से जेएमएम सरकार, हेमंत सोरेन सरकार कर चुकी है। कांग्रेस लगभग उन्हीं वादों को अपने मैनिफेस्टो में रिपीट शामिल करेगी। ठीक है जैनेन्द्र, नजर लगातार बनी रहेगी। शाम को राज्य में मल्लिकार्जुन खड़गे इसको जारी करेंगे, कांग्रेस का घोषणा पत्र। एलएसी पर भारत और चीन के बीच में विवाद सुलझ गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एलएसी पर विवाद खत्म होना मोदी सरकार की बड़ी जीत है, और इस पूरे के विवाद के पीछे कांग्रेस सरकार की नाकामी है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल करते हुए कहा कि देश गांधी परिवार की जागीर नहीं है। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लंबे समय से चल रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया है। एक तरह से मोदी सरकार की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी इसको कह सकते हैं। हमारे साथ इस पर खास तौर पर बात करने के लिए केंद्र सरकार में मंत्री किरेन रिजिजू साहब है, जो खुद जवानों के साथ दिवाली मनाने अरुणाचल बॉर्डर पर गए। चीनी पीले सोल्जर्स से भी उनका इंटरेक्शन हुआ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा मैंने कहा, क्या आप भी मानते हैं कि एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए? 4.5 साल का वक्त बीता सर गलवान हादसे के बाद से, आखिरकार स्टेटस को आंटे डेमचौक और देपसांग दोनों जगह हम स्टैब्लिश कर पाए। वो तो हमारा देश का प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, हमारा बॉर्डर सेफ होना चाहिए, 1 इंच हमारा ज़मीन पे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकना चाहिए, इस तरह का पॉलिसी रहा है। इसलिए 2014 से ही बॉर्डर के लिए जितना काम किए हैं मोदी जी ने, वो आज दिख रहा है। साथ में बॉर्डर में चीनी सिपाहियों से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ थोड़ा समय, और एक अच्छा माहौल मैं कह सकता हूँ कि चीन और भारत के बॉर्डर इलाकों में एक अच्छा वातावरण पैदा किया है। पहले के मुकाबले में बॉर्डर एरिया में काफ़ी माहौल में सुधार हुआ है। पहले भी मैं बॉर्डर जाते थे तो काफ़ी तनाव माहौल था, तनावपूर्ण था, और हम अननेसेसरी किसी और के ऊपर में दबाव नहीं डालते हैं, लेकिन हमारे ऊपर में भी दूसरा का दबाव काम नहीं आएगा, ये मोदी जी ने साबित किया है। लेकिन सर, जो इस गालवान के बाद जो स्थिति बनी थी उसको लेकर के कांग्रेस बार बार आप लोगों पर हमलावर थी। अब आपने इसको रिजॉल्व कर लिया है। आपको लगता है कि कांग्रेस को इस बात को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए? कांग्रेस को तो बॉर्डर एरिया के बारे में बात करने का कोई अधिकार तो है नहीं ना, क्योंकि उन्होंने तो एक तरीके से सरेंडर कर दिए थे, और बॉर्डर इलाकों में कोई फैसिलिटी नहीं देना चाहिए, ये कांग्रेस का नीति था। कांग्रेस का पॉलिसी जो है बहुत विचित्र पॉलिसी है कि बॉर्डर एरिया में सड़कें बनाने से उसी सड़क को चीन इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कांग्रेस का मानना था, जिसको मोदी जी ने बदल दिया है। एक सर, मैं आपसे राजनीतिक सवाल भी करना चाहता हूं। अभी हमने देखा 2 रोज पहले कैसे कर्नाटक में एक वीडियो सामने आया। खड़गे साहब डीके शिव कुमार को एक नीति को लेकर के जो उन्होंने अनाउंस की थी उस पर कुछ सुना रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने उस पर बड़ा तीखा हमला किया कांग्रेस अध्यक्ष पर। उसके पलटवार कांग्रेस की तरफ से भी तमाम सवाल खड़े किए गए। मैंने देखा था कि आपने भी प्रधानमंत्री के उस बयान को खुद पोस्ट करके कांग्रेस से जवाब तलब किया था। कांग्रेस का तो देश हित में कोई पॉलिसी होते नहीं है। कांग्रेस का तो सिर्फ वोट बैंक नीति होते हैं, और इलेक्शन भी उसके लिए सिर्फ वोट प्राप्त करना है और सत्ता में आना है। हरियाणा के जिस तरह से नतीजा आया सर, उसके बाद कर्नाटक का वो वीडियो जिसको लेकर के प्रधानमंत्री ने सवाल खड़े किए थे, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पलटवार किया कि जो वायदे आप लोगों ने किए थे, जो गारंटीज प्रधानमंत्री ने दिए थे, उनमें से
ये वादे पूरे नहीं किए गए, ये वादे पूरे नहीं किए गए। आपको लगता है कि जनता को कन्विंस कर पाएंगे वो लोग? कांग्रेस के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि उनके लिए कोई नीति नहीं होता है, उनके लिए सिर्फ वोट सब कुछ होता है। इसलिए वो कांग्रेस कुछ वादा करते हैं तो उसका विश्वास कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 60 साल देख चुके हैं ना। उन्होंने गरीबी हटाने का, गरीबों के लिए काम करने का वादा बार बार किया, लेकिन हर घर पानी तो मोदी जी पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस का जो भी उनका मैनिफेस्टो या चुनाव वादा होता है, उन वादों पर कांग्रेस तो उतरा नहीं है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी फिर भी प्रधानमंत्री पे सीधे हमले कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सब के बारे में मुझे बात करने का इच्छा भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये लोग तो एक परिवार को सब कुछ मानते हैं। वो सोचते हैं कि देश उनका जागीर है, और कांग्रेस पार्टी कैसे देश के लिए काम करेंगे? उनके लिए परिवार देश से ऊपर है। हमारे लिए देश सब कुछ होते हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए गांधी नेहरू परिवार ही सब कुछ है। उनके लिए देश कोई मायने नहीं रखते, इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते। सर, बस एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं कि एज आई टॉक टू यू, महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है? क्योंकि दोनों तरफ से दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करूं तो महाविकास अघाड़ी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, कांग्रेस पार्टी, एक तरफ महायुति, आप लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है महाराष्ट्र में। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह नहीं, चुनाव तो बहुत साफ है। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है, कोई इधर उधर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। महाराष्ट्र में मैं खुद गया हूँ। आप खुद गए इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वहाँ तो हमारे जो SC ST कम्युनिटी है, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, उन लोगों को कांग्रेस ने गुमराह करने का कोशिश किया था लोकसभा चुनाव के दौरान। अब सबका बंडाफोड़ हो गया। संविधान की बात उठा के, बाबा साहब अम्बेडकर की बात उठा करके बार बार राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं, जो जगह जगह वो संविधान के। राहुल गांधी को कौन सीरियसली लेंगे, आप बताइए। सर, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। साल में वो 75% विदेशों में रहते हैं और 25% यहाँ बैठ करके नाटक करते हैं। उनको समझ ही नहीं है। 53-54 साल के हो गए हैं राहुल गांधी, अभी भी समझ नहीं है।